हम टेक्नोलॉजी में, हम स्पोर्ट्स में, हम एंटरटेनमेंट में 2024 में आ गए हैं, बट चुनाव के अंदर हम अभी भी 1990s में घूम रहे हैं। अगर आपके एरिया की सड़कें खराब है और उस चीज के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन देते वक्त मैनिफेस्टो पढ़ के पार्टी का कितने लोग वोट डालने जाते हैं? कितने लोग आज की डेट में जब इलेक्शन के अंदर जाते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं, तो उनको पता होता है कि ये एमपी का चुनाव है, ये एमएलए का चुनाव है, ये पीएम का चुनाव है, सीएम का चुनाव है। इसके अंदर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को चूज करते हैं और जिस पार्टी के एमपी ज्यादा होते हैं वो पार्टी जीतती है और वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक एमपी को अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करती है। और इसके अंदर हम एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसको चूज करते हैं और जिस पार्टी के अगेन एमएलए ज्यादा होते हैं उसकी राज्य सरकार बनती है और राज्य सरकार के अंदर एक एमएलए को वही पार्टी एक सीएम चीफ मिनिस्टर नियुक्त करती है। 1977 में इंदिरा गांधी के बाद इंडिया की जो सरकार बनी मोरारजी देसाई की, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंडिया की पिक्चर चेंज कर दी उन्होंने 1977 के अंदर। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है 1950s में सिंगापुर की हालत बहुत बुरी थी। वहां पर उस वक्त लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो 1959 में वहां के पहले लीडर बने ली कुआं यू। उन्होंने लीडर बनते ही 10 साल के अंदर वहां के लोगों को घर दिए और 1970 तक 10 साल के अंदर सिंगापुर को एशिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री बना दिया। और इसके साथ साथ ऐसे ही एग्जांपल आप और भी देख सकते हो, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर 1994 में नेल्सन मंडेला जैसी सरकार के अंदर आए, उन्होंने साउथ अफ्रीका की काया पलट करके रख दी। 1977 में इंदिरा गांधी के बाद इंडिया की जो सरकार बनी मोरारजी देसाई की, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंडिया की पिक्चर चेंज कर दी उन्होंने 1977 के अंदर। तो ये होती है सही लीडर चूज करने की ताकत। इंडिया के अंदर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कॉमन मैन होता है वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेता। हम लोग एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए, जिसको हम एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम ये कहते हैं। हम टेक्नोलॉजी में, हम स्पोर्ट्स में, हम एंटरटेनमेंट में 2024 में आ गए हैं, बट चुनाव के अंदर हम अभी भी 1990s में घूम रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। तब जब हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 52% होता था उस टाइम पे, और आज जबकि 80% है। कितने लोग जाते हैं इलेक्शन देते वक्त मैनिफेस्टो पढ़ के पार्टी का, कितने लोग वोट डालने जाते हैं? कितने लोग आज की डेट में जब इलेक्शन के अंदर जाते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं, तो उनको पता होता है कि ये एमपी का चुनाव है, ये एमएलए का चुनाव है, ये पीएम का चुनाव है, सीएम का चुनाव है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम 4 चीजों की बात करेंगे। पहला, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे। दूसरा, हम ये जानेंगे कि कौन कौन से इलेक्शन किस किस के होते हैं। तीसरा, हम ये जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी ताकत है, कौन सी पावर्स होती है, और स्टेट्स के पास कौन सी पावर होती है। चौथा, हम ये समझेंगे कि हमें वोट क्या देख के और क्या चीज समझ के वोट देना चाहिए और कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए। हमारा देश एक फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। फेडरल मतलब जहां पावर स्टेट और सेंटर दोनों में डिवाइड होती है, और पार्लियामेंट्री मतलब जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठ के डिसीजन लेते हैं। हमारे देश में 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहला जो इलेक्शन होता है वो होता है सेंटर के इलेक्शन, दूसरे होते हैं स्टेट के इलेक्शन, तीसरे जो होते हैं वो लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। तो तीनों की एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सेंट्रल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उसे हम बोलते हैं जनरल इलेक्शंस। ये हर 5 साल में एक बार होते हैं। अभी रिसेंटली 2024 में हुए थे, और इसके अंदर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को चूज करते हैं और जिस पार्टी के एमपी ज्यादा होते हैं वो पार्टी जीतती है और वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक एमपी को अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करती है। दूसरे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस। इन इलेक्शंस को हम बोलते हैं विधानसभा के चुनाव। ये भी 5 साल के लिए होते हैं, और इसके अंदर हम एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसको चूज करते हैं और जिस पार्टी के अगेन एमएलए ज्यादा होते हैं उसकी राज्य सरकार बनती है और राज्य सरकार के अंदर एक एमएलए को वही पार्टी एक सीएम चीफ मिनिस्टर नियुक्त करती है। तीसरे लोकल लेवल इलेक्शंस होते हैं। ये भी अगेन 5 साल के अंदर होते हैं, जिसके अंदर शहरों के अंदर हम अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे कि दिल्ली में एमसीडी होती है, मुंबई में बीएमसी होती है, और गांव के एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर हम पंचायती राज इलेक्शंस के अंदर हम वोट करते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सेंट्रल लेवल पे जिनको आप एमपीज चूज करते हो वो लोग जाके लोकसभा में बैठते हैं, जिसको बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा एक और हाउस होता है जिसे बोलते हैं राज्यसभा, इसे बोलते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में वो लोग बैठते हैं जिनको आप चूज करते हो, एज अ जनरल कॉमन मैन चूज करता है। राज्यसभा में वो एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके बैठते हैं जिनको स्टेट के एमएलए चूज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन मैंने बताया था आपको, एमएलए जो चूज करते हो वही एमएलए वोट देते हैं राज्यसभा के अंदर।
वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं नेशनल लेवल पे। फॉर एग्जांपल 2018 के अंदर दिल्ली से संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट करा दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 2018, और वो अभी तक भी वहां पे राज्यसभा के एमपी है। और ऐसे ही राज्यसभा में हर एक स्टेट को एक नंबर ऑफ एमपीज रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीज में जो ये नंबर है ये 31 है, और दिल्ली की जो ये राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ 3 होंगे। एंड लेट्स से गोवा के अंदर केवल एक ही इंसान जो होगा जो गोवा को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो नंबर है ये असाइन करा गया है। और एग्जैक्टली ऐसे ही लोकसभा में भी होता है। लोकसभा में पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड करा गया है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये कोई स्टेट के बेस पे डिवाइड नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट के बेस पे डिवाइड नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड है पॉपुलेशन के बेस पे। 1971 के अंदर हर 10 लाख लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई थी, इसलिए आज की डेट में यूपी के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एंड इसी वजह से काफी जो सदर्न स्टेट्स हैं वो डिमांड करती हैं कि हम लोगों को भी इक्वल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रोवाइड करी जाए, मतलब कि हर एक स्टेट के अंदर बराबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाए। जैसे दिल्ली के अंदर सिर्फ 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बाकी स्टेट में डिफरेंट है। जैसे मिजोरम है, वहां पे एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन 10 लाख ही नहीं है उस टाइम पे 1971 के अंदर। सो दैट इज द रीजन काफी सारी स्टेट्स डिमांड कर रही हैं कि सबके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलोकेट करी जाए, सीट अलोकेट करी जाए। अब सवाल आता है कि ये लोकसभा और राज्यसभा एग्जैक्टली करती क्या है। देखिए, सबसे पहले दोनों हाउसेस के एमपीज का काम होता है लॉ बनाना, जो कि कंट्री लेवल पर अप्लाई होता है। सबसे पहले जो बिल होता है लॉ का वो लोकसभा से होके जाता है। लोकसभा के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बिल को अगर अलाउ करते हैं तभी वो बिल राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में उस लॉ के बिल पे बस राज्यसभा इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकती है और बिल को होल्ड कर सकती है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब दोनों हाउसेस परमिशन दे देते हैं, टिक कर देते हैं, तो ये बिल फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उस बिल को फिर देन अलाउ करता है। जैसे कश्मीर को स्टेट बनाने का बिल, या फिर जो अभी 3 नए कानून आए हैं वो भारतीय नागरिक कानून, उसका बिल, ऐसे कोई भी बिल होते हैं इसी हेड के अंदर इसी फंक्शन को करता है। मेजर जो फंक्शन करते हैं एमपीज करते हैं। दूसरा, जो भी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग पावर होती है देश के अंदर वो भी लोकसभा के मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। मतलब कि कौन सी चीज पर कितना खर्चा होगा, कितना टैक्स कहां से आएगा, किससे कितना स्लैब में टैक्स लेना है। तीसरा, और बजट के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स पर कितना पैसा लगाना है, ये भी लोकसभा के मिनिस्टर्स के हाथ में होता है। राज्यसभा केवल इस चीज पर सजेशंस दे सकता है अगेन। और तीसरा होता है डिस्कशंस। देखिए, लोकसभा इज पीपल्स हाउस, तो लोकसभा के अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक नेता बैठा होता है। वो लोग अपने अपने रीजन के इश्यूज को वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, अपना पॉइंट वहां पे रेस कर सकते हैं। राज्यसभा के अंदर थोड़ा अलग होता है। राज्यसभा के अंदर जो डिस्कशन होती है वो थोड़ी डीप डाइव होती है क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। एंड लोकसभा इज लाइक वहां पे लोगों के इलेक्ट करे गए लोग बैठे होते हैं, तो अपना पॉइंट वहां पे रेस कर सकते हैं। सेकेंडली, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर एक क्वेश्चन आर करके एक चीज होती है। क्वेश्चन आर के अंदर ये होता है कि इनिशियल फर्स्ट आर जो होता है पार्लियामेंट की सिटिंग का, वहां पर जो ऑपोजिशन के लीडर्स होते हैं और इनफैक्ट जो रूलिंग पार्टी होती है, दोनों को 1 घंटा दिया जाता है सवाल उठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गांधी को आप देखते हो सवाल उठाते हुए, तो मोस्टली क्वेश्चन आर के अंदर अपने सवाल उठाता है जिसको जो रूलिंग पार्टी होती है वो जवाब देती है। ये कुछ मेजर काम होते हैं दोनों हाउसेस के। इसके अलावा इंपीचमेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन और कमेटी सिस्टम, ऐसे भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो कि ये दोनों हाउसेस परफॉर्म करते हैं, जो कि मैंने अब तक कवर नहीं करे, जिसको मैं एक अलग वीडियो के अंदर कवर करूंगा। अब समझते हैं स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर जैसे मैंने बताया, हम एमएलए को चूज करते हैं। एमएलए जो लोग होते हैं ये लोग विधानसभा मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बैठते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को आप बिल्कुल लोकसभा की तरह देख सकते हो। इसके भी 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन स्टेट को लेकर जो भी कानून होते हैं उनको नया बनाना या अपडेट करना। दूसरा फंक्शन वहां के फाइनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल करना। तीसरा फंक्शन डिस्कशंस, जो मैंने बताया कि स्टेट के अंदर जो एमएलए होते हैं डिफरेंट रीजन्स के, वो अपने एरिया के इशू लाकर वहां पे रखते हैं। और क्या आपको पता है, हमारे देश के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद भी होती है। ये विधान परिषद बिल्कुल राज्यसभा की तरह होती है, जो कि स्टेट्स को जस्ट एडवाइस देने का काम करती है। स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको एडवाइस देने का काम करती है। टोटल अभी जो करंटली लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद टोटल 6 स्टेट्स के अंदर, ये देश के अंदर बस। और लास्ट लेवल था लोकल लेवल। लोकल लेवल के अंदर अगर हम शहर की बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हम निगम पार्षद, और अगर हम गांव की बात करें तो ग्राम पंचायत के सरपंच को चुनते हैं 5 साल के लिए। और इनका जो काम होता है ये काफी लोकलाइज्ड होता है, जैसे कि सड़कें बनवाना, बेसिक जो सड़कें होती है वो सड़कें बनवाना, या फिर स्ट्रीट लाइट्स ठीक करना, या फिर जो उनके लोकलाइज्ड एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, पार्क्स के अंदर प्रॉब्लम हो गई, या फिर सैनिटेशन का काम हो गया, गार्बेज मैनेजमेंट का काम हो गया, स्ट्रीट लाइट्स का काम हो गया। ये काम मेजरली निगम पार्षद वगैरह होते हैं, ये इस कामों को लुक आफ्टर करते हैं। अब ये जो सारे काम सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट करती है, इसकी जो फंडिंग होती है वो टॉप डाउन फॉलो करती है।
इसका मतलब ये होता है सबसे पहले जो पैसा आता है वो सेंटर के पास आता है, सेंटर से स्टेट के पास, और लोकल गवर्नमेंट के पास सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर पैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटर की बात करते हैं। सेंटर के पास जो मेजर पैसा आता है वो दो जगह से आता है, एक तो लोन का पैसा आता है सेंटर के पास, और दूसरा मेजर टैक्स का पैसा आता है। इसके अलावा भी काफी जगह से सोर्सेज से पैसा आता है सेंटर के पास, बट मेजर पैसा इन्हीं दो जगह से आता है। अब जैसे सेंटर के पास इन जगह से पैसा आता है, सेंटर एक बजट प्रिपेयर करता है कि वो किस चीजों में खर्चा करेगा उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। उसी के अंदर डिवोल्यूशन होता है उसी पैसे का, बजट के अंदर डिसाइड करा जाता है कि कितना पैसा जो सरकार होगी सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी ग्रांट्स के रूप में। और उसके अलावा सेंटर की जो खुद की स्कीम्स होती हैं, जो मेजर रोड्स बनाए जाते हैं, हाईवेज बनाए जाते हैं, कुछ जो सेंटर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल पीपल की कंडीशंस को ठीक करना, उसके लिए कुछ पैसा एलोकेट करे जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, मनरेगा हो गई, जनमन हो गई, ऐसी स्कीम्स के अंदर जो पैसे लगाती है वो डायरेक्ट सेंटर लगाती है। बाकी जो पैसा होता है वो सेंटर स्टेट्स को ट्रांसफर करती है वो खुद अपना विकास करने के लिए। अब बात करते हैं स्टेट्स की। अब स्टेट्स के पास पैसा कहां से आया? स्टेट्स के पास या तो सेंटर ने पैसा दिया या फिर स्टेट्स के पास खुद का पैसा है। स्टेट्स के पास खुद का पैसा कहां से आता है? दो तीन जगह से आता है। सबसे पहले स्टेट्स के पास पैसा जो आता है वो जीएसटी से आता है। स्टेट्स को आईजीएसटी मिलता है या फिर एसजीएसटी मिलता है। दूसरा, स्टेट्स के पास ड्यूटीज आती हैं, एक्साइज ड्यूटीज, एल्कोहल की और पेट्रोल की ड्यूटी स्टेट्स के पास ही आती है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजों की जगह स्टेट्स की इन्वेस्टमेंट होती है, वहां से स्टेट्स के पास पैसा आता है। यहां से स्टेट्स के पास जब भी पैसा आता है, स्टेट्स यहां से अपना एक बजट प्रिपेयर करती है इन्हीं इनकम से, और वो एक्सपेंडिचर करती है स्टेट्स अपनी स्टेट डेवलपमेंट के लिए, स्टेट्स की कुछ स्कीम के लिए। इसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है वो स्टेट्स की तरफ से और सेंटर की तरफ से, दोनों की तरफ से आता है। उसके बाद स्टेट जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो निगम पार्षद होता है, वो अपने जो ड्यूटीज जो मैंने आपको पहले बताई उनको आगे वो करता है इसी पैसे से। और हर साल इन पॉलिटिशियंस को एक डेवलपमेंट फंड दिया जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए। जैसे कि एमपी की बात करते हैं, एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए 5 करोड़ रुपए एक साल का एमपी लैड्स फंड से मिलता है। दूसरा, अगर एमएलए की बात करें तो एमएलए का थोड़ा वेरी करता है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में मिलता है। ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि स्टेट का जो सीएम होता है, स्टेट की जो मेजर टॉप मिनिस्ट्री होती है, वो क्या डिसाइड करती है कि कितना पैसा एमएलए को देना है। तो मेजरली 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में एक एमएलए को मिलता है साल का अपने एरिया को डेवलप करने के लिए। तीसरा, अगर काउंसलर की बात करें, निगम पार्षद की बात करें, तो निगम काउंसलर को 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए साल का मिलता है। अगेन ये भी डिपेंड करता है बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर। अब डिवीजन ऑफ पावर जानना बहुत जरूरी है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस करा गया है 7th शेड्यूल के अंदर, तो उसकी बात करते हैं। देखिए 7th शेड्यूल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको 3 जगह पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक होता है यूनियन लिस्ट, यूनियन के हाथ में किस चीज की पावर है। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब मिलाकर। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, और ये पूरे हर एक शहर को, हर एक राज्य को मानना पड़ता है। इसके अंदर जैसे कुछ काम होते हैं, जैसे डिफेंस सर्विसेज होती हैं, डिफेंस का काम सिर्फ केंद्र सरकार करेगी। दूसरा, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन के जो अफेयर्स होंगे उस सबको सिर्फ केंद्र सरकार संभालेगी। तीसरा, नोट प्रिंटिंग, इसका काम भी सिर्फ केंद्र सरकार के मेजरली हाथ के अंदर होता है। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी, ये काम भी केंद्र सरकार के हाथ में होता है। ऐसे कुछ मेजर काम होते हैं जो कि केंद्र सरकार के हाथ में ही होते हैं। दूसरा, स्टेट लिस्ट, इन टॉपिक्स पर केवल राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है। जैसे सबसे पहले पुलिस की जो अथॉरिटी होती है वो राज्य सरकार के पास होती है, लेकिन दिल्ली एक एक्सेप्शन है। दिल्ली की जो पुलिस की जो अथॉरिटी है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। दूसरा इज हेल्थ केयर की जो अथॉरिटी होती है वो राज्य सरकार के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तीसरा, एग्रीकल्चर भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। चौथा, लिकर प्रोडक्शन एंड सेल, मतलब कि ये राज्य सरकार के अंदर आता है अथॉरिटी कि वो अपने शहर के अंदर, अपने स्टेट के अंदर वो अल्कोहल की प्रोडक्शन कराना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और सेल कराना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के अंदर जैसे लिकर बैन है, लेकिन बाकी काफी स्टेट्स के अंदर इट गेट्स सोल्ड। तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यूनियन प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाती है। अब अगर इस केस के अंदर सेंटर ने कोई कानून बना रखा है तो स्टेट को उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब सेंटर को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर एजुकेशन आता है। एजुकेशन दोनों का टॉपिक है, सेंटर का भी, स्टेट का भी। इसके अलावा अगर मैरिज को लेकर कोई लॉ होगा, डाइवोर्स को लेकर कोई लॉ होगा, वो भी इसी के अंदर आएगा। फॉरेस्ट को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर अगर कोई लॉ होगा, वो भी इसी के अंदर आएगा। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे पता करें कि कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए? देखिए, वोट देते वक्त सबसे पहले अपने एरिया के कैंडिडेट्स के बारे में सब कुछ पता कर लो। चाहे वो एमपी के चुनाव हो, चाहे एमएलए के चुनाव हो, आप पता कर लो कि उसका बैकग्राउंड रिकॉर्ड कैसा है, उस पर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। अभी पता कैसे करोगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट होती है, उसके ऊपर उनके एफिडेविट्स होते हैं, उससे आप आराम से पढ़ सकते हो, बट वो 30-32 पेज का होता है। इससे बेटर एक और वेबसाइट होती है myneta.info करके,
उस वेबसाइट पर जाकर आप आराम से उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो, उनके रिकॉर्ड्स। आपको जस्ट नाम सर्च करना है, आपको उनके रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। दूसरा, आप पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ो। हर पार्टी चुनाव से पहले कोई ना कोई मैनिफेस्टो जरूर इशू करती है। मैनिफेस्टो के अंदर पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो अगले टर्म के अंदर क्या चीज करने वाली है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो ये आपको पढ़ना है, एक तो उस करंट आपके टर्म का मैनिफेस्टो, और सेकंड चीज आप पिछले टर्म का भी जो करंट रूलिंग पार्टी है उसका मैनिफेस्टो पढ़ो। आपको इससे क्रेडिबिलिटी पता लगेगी कि भाई जो मेरी लास्ट सरकार ने प्रॉमिस करा था इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले, क्या उसने वो पिछले 5 साल में करा। तो ये जब क्रेडिबिलिटी पता लगेगी तो आपको वोट करने में आसानी होगी। तीसरा, आप ये जरूर समझो कि जिस इश्यूज के बेस पर आप वोटिंग करने जा रहे हो वो उसी गवर्नमेंट का काम है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया की सड़कें खराब है और उस चीज के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टैक्स रेट से कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को चुनाव के अंदर वोट दोगे तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा, हर एक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। उस आइडियोलॉजी को समझकर आप वोट दो कि वो पार्टी पॉपुलिज्म फॉलो करती है या फिर कंजर्वेटिज्म फॉलो करती है या फिर कम्युनलिज्म फॉलो करती है। आप पहले इसको समझो, तभी इसके हिसाब से वोट दो। ये जो आइडियोलॉजीज होती है ये बहुत तरीके की होती है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। अगर आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आप फ्यूचर इलेक्शन के अंदर कभी भी वोट दो तो इन 4 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।